हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप सभी लोगों के। आशा करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो बेटे, जैसे आप लोगों के बोर्ड एग्जाम्स काफ़ी नज़दीक हैं, तो आप लोग अपनी एजुकेशन को लेकर कंसर्न्ड होंगे। उसी तरह मेरा भी मन था कि आप लोगों के लिए कुछ प्रोडक्टिव किया जाए। तो आज इस वीडियो के सेशन में मैं आप लोगों से हमारी केमिस्ट्री क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस डिस्कस करूंगा। इसमें हम लोग चैप्टर के सारे कंटेंट से गो थ्रू होंगे। साथ में मैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर्स में जिस तरह से क्वेश्चन एग्जामिनर पुट करता है उन क्वेश्चंस को डिटेल से अच्छे से समझाऊंगा। आपको इस चैप्टर में कौन सी चीज़ें बहुत अच्छे से याद करनी है, उन चीज़ों के ऊपर भी हम लोग अच्छे से फोकस करेंगे। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ आएगी और आप इस चैप्टर को इस वीडियो से सुनकर बोर्ड में बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करके आएंगे। ठीक है, तो हम लोग शुरुआत करते हैं बेटा। हमारा फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री का केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं बेटा? केमिकल रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती हैं जिसमें हमारे पास एक नया सब्सटेंस बनता है नई केमिकल प्रॉपर्टीज के साथ। जैसे कि दूध से दही बन जाना, दूध से पनीर बन जाना। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों को आग लग जाती है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिलकर पानी बनाते हैं। तो हमारे पास कुछ ऐसा नया बन जाना जिसकी प्रॉपर्टीज पुराने एलिमेंट्स जिनसे हमने इसको बनाया है उससे मैच ना करती हों। तो हमारे पास न्यू सब्सटेंस विद न्यू केमिकल प्रॉपर्टीज जब फॉर्म हो जाए तो हम लोग कहते हैं कि हमारी केमिकल रिएक्शंस हो गई हैं। तो केमिकल रिएक्शन तो आप लोगों को पता लग गया। केमिकल इक्वेशन क्या होती है? जब हम केमिकल रिएक्शन को साइंस एंड सिंबल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो हम लोग उसको कहते हैं केमिकल इक्वेशन। ठीक है, क्लियर है? तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करें बेटा, चैप्टर में उन्होंने मैग्नीशियम रिबन को बर्न करके दिखाया हुआ है कि आप लोग जब मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं तो वहां से एक वाइट डिजलिंग फ्लेम पैदा होती है, एक वाइट फ्लेम पैदा होती है। ठीक है, तो बेटा मैं इसको हम लोग डिस्कस करें कि मैग्नीशियम जो होता है ये एक मेटल है। क्या है बेटा? मेटल है। ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होकर हमारे पास प्रोडक्ट बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। कौन सा प्रोडक्ट बनाता है हमारे पास? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो हम लोगों को मैग्नीशियम जब बर्न करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो प्रोडक्ट मिलता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो ये वहां से मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। पिछली स्लाइड में भी उन्होंने इसी को दिखाया हुआ है कि हम लोगों ने मैग्नीशियम रिबन लिया, उसको फ्लेम से क्या किया? बर्न किया। जब फ्लेम से बर्न किया तो उसमें से जो पाउडर फॉर्म्ड नीचे आकर गिर रहा है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड है। अब ये एक केमिकल रिएक्शन कैसे है? आपके सामने जो ये मैग्नीशियम था, इस मैग्नीशियम को आग लग जाती है, ये बर्न हो जाता है। पर आप क्या मैग्नीशियम ऑक्साइड को बर्न कर सकते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड को आग लगा सकते हैं? नहीं। तो इसकी एक केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो गई ना कि इट कैन बी बर्न्ड, इट कांट बी बर्न्ड। इसको आग नहीं लगाई जा सकती, इसको आग लगाई जा सकती है। ठीक है, मोर ओवर ये मेटल है और ये हमारे पास मेटल का ऑक्साइड है। ठीक है, तो देखो ध्यान से, मैग्नीशियम हमारे पास क्या था? एक मेटल, और अब ये क्या बन गया? मेटल का ऑक्साइड बन गया। तो हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन हो गई जिसमें न्यू सब्सटेंस विद न्यू केमिकल प्रॉपर्टीज फॉर्म हो गया। जो एरो से पीछे वाली चीजें होती हैं ये वाली, ये हमारे रिएक्टेंट्स होते हैं। क्या होते हैं? रिएक्टेंट्स। और ये वाला हमारा प्रोडक्ट होता है। ठीक है, क्लियर है? उसके बाद बेटा, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स इज ऑल्सो केमिकल चेंज। जब हमारे कोई भी फ्रूट्स हैं वो पक जाते हैं तो क्या वो दोबारा कच्चे हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तो ऐसी रिएक्शंस जिनको हम लोग रिवर्स भी नहीं कर सकते, हम लोग कहते हैं कि वो सारी की सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं। ऑल्दो कुछ केमिकल रिएक्शंस को रिवर्स किया जा सकता है, पर मेजॉरिटी ऑफ केमिकल रिएक्शंस जो होती हैं वो इररिवर्सिबल होती हैं। ठीक है, अब देखो केमिकल रिएक्शन की कुछ खासियत भी होती हैं। मैं कैसे कहूंगा कोई केमिकल रिएक्शन हो गई? तो हमारे सिलेबस में 5 खासियत है, आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ सकते हैं, ये पेपर में आ सकता है। ठीक है, कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन? खासियत क्या है केमिकल रिएक्शन की? तो पहली खासियत बेटा ये है कि इसमें हमारे पास गैस बनती है। दूसरी खासियत प्रेसिपिटेट बनता है। तीसरा इसका रंग चेंज होता है। चौथा इसमें टेम्परेचर में बदलाव आता है। कई बार कंटेनर गर्म हो जाता है, कई बार कंटेनर ठंडा हो जाता है, और इसमें स्टेट का भी चेंज आता है, सॉलिड लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाती है। तो वन बाय वन हम लोग इनको डिस्कस करते हैं। पहली हमारी जो करेक्टरिस्टिक्स है एवोल्यूशन ऑफ गैस की। कौन सी है बेटा? एवोल्यूशन ऑफ गैस की। आप लोग बेटा जी कोई भी मेटल है, जब इस मेटल को किसी भी एसिड में आप लोग डालेंगे तो उसमें से हमेशा मेटल का सॉल्ट निकलेगा और साथ में आपके पास हाइड्रोजन गैस निकलेगी।
क्या निकलेगी? हाइड्रोजन गैस। तो एवोल्यूशन ऑफ गैस इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। गैस का पैदा होना हमारे पास एक खासियत है कि केमिकल रिएक्शन हो गई। अब मैंने कहा कि कोई भी मेटल डालेंगे तो रिएक्टिविटी सीरीज आप लोग ने पढ़ी होगी। उस रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन हम लोगों ने रखी हुई है। उस हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी मेटल्स हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, ठीक है, हम लोग इनको जब एसिड में डालेंगे तब हमारे पास मेटल का सॉल्ट निकलेगा, साथ में हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग जिंक अगर डालेंगे HCl में तो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा जिंक क्लोराइड, साथ में हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ठीक है जी, हम लोग इसको बैलेंस कर लेते हैं। आप लोग सोडियम को डाल दो बेटा जी किसी भी एसिड में, सल्फ्यूरिक एसिड में डाल दो तो सोडियम सल्फेट बन जाएगा, साथ में हाइड्रोजन गैस निकलेगी। आप कोई भी एक मेटल को जब भी किसी एसिड में डालेंगे तब हमारे पास मेटल का साल्ट और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। तो एवोल्यूशन ऑफ अ गैस, गैस का पैदा होना, ये हमारे लिए एक दर्शाता है, क्या दर्शाता है कि केमिकल रिएक्शन हो गई है। इसमें उन्होंने कॉनिकल फ्लास्क ली हुई है, कॉनिकल फ्लास्क के अंदर जिंक को डाला हुआ है सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर जिंक को उन्होंने किस में डाला हुआ है? सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर। तो जिंक सल्फेट बन गया, साथ में हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो गई। क्लियर है? तो हाइड्रोजन गैस का लिबरेट होना, ये बबल्स हमें बता रहे हैं कि जो गैस बाहर आ रही है वो कौन सी है? हाइड्रोजन गैस है। आप लोगों को इसको भी अच्छे से पता होना चाहिए कि हमको कैसे पता लगेगा कि ये वाली गैस हाइड्रोजन ही है। अब देखने से तो नहीं पता लगता ना कि ये पर्टिकुलरली हाइड्रोजन ही है। तो बेटा इसका एक पॉप साउंड टेस्ट होता है। क्या होता है? पॉप साउंड टेस्ट। कि आप लोग इस गैस को कलेक्ट कर लें, इसके ऊपर कोई कंटेनर लगा लें इन्वर्टेड उल्टा कर और उसमें ये गैस इकट्ठी कर लें। जब भी आप बर्निंग मैच स्टिक के नज़दीक उसको लेके जाएंगे तो एकदम से एक आवाज़ निकलेगी, उस आवाज़ को हम लोग पॉप साउंड कहते होते हैं। जैसे कि आपकी टॉय गन होती है, टॉय गन में से हम लोग जब कोई बुलेट शॉट करते हैं तो उसमें से एक जो टक सी आवाज़ आती है, उसी तरह जब हाइड्रोजन गैस ज़्यादा हाइड्रोजन गैस को हम लोग किसी भी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करें तो एकदम से जो आवाज़ पैदा होती है उसको पॉप साउंड कहते हैं। ठीक है, उसके बाद बेटा फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो सेमी सॉलिड होता है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? आप लोगों को डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अभी मैं करवाऊंगा तो उसमें भी हम लोगों ने फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट करना है, तो आप लोग इसको अच्छे से याद कर लें। ये हमारे पास एग्जाम्पल ऑफ कलर चेंज भी है, क्योंकि इसमें एक येलो कलर का प्रेसिपिटेट बन रहा है। और आपको मैं बता दूं कि पेपर में क्वेश्चन अगर उसने घुमा के डालना है तो ये कहेगा कि एक ऐसी रिएक्शन लिखो मेरे सामने कि जिसमें येलो कलर का प्रेसिपिटेट बन रहा हो। ठीक है, तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस में हम लोग दो एक्वस सॉल्यूशंस को मिक्स करते हैं और हमारे पास एक सेमी सॉलिड सब्सटेंस और वन अनदर एक्वस सॉल्यूशन बन के आ जाता है। ठीक है, तो ये एग्जांपल है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की। अब जो ये हमारे पास येलो कलर का प्रेसिपिटेट निकल के आता है वो होता है लेड आयोडाइड। कैसे बनाते हैं? लेड नाइट्रेट और पोटाशियम आयोडाइड को ऐड कर लेड नाइट्रेट PbNO3 ट्वाइस, इसमें हम लोग क्या डालते हैं बेटा जी? पोटाशियम आयोडाइड। जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है लेड आयोडाइड येलो कलर का प्रेसिपिटेट। सॉलिड मैंने इसलिए लिखा, एस का मतलब सॉलिड इसीलिए लिखा क्योंकि ये सॉलिड होता है। ठीक है, साथ में होता क्या है बेटा जी? पोटाशियम नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट कर हमारे पास अपना प्रोडक्ट KNO3 बना देता है। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ अ येलो कलर्ड प्रेसिपिटेट इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, थर्ड वन हम लोग बात करें रंग का चेंज आना, तो आप लोग इसी को याद कर सकते हैं बेटा, ज्यादा ना कॉम्प्लेक्सिटी लेके आते हो, इसी को याद कर लें कि जो ये दोनों होते हैं लेड नाइट्रेट और पोटाशियम आयोडाइड, ये दोनों कलरलेस सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है, तो जब दो कलरलेस सॉल्यूशंस को हम लोग आपस में मिक्स करते हैं तो हमारे पास येलो कलर डेवलप हो गया, मैंने रंग चेंज हो गया। ठीक है, तो ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, रंग का चेंज होना किसकी बेटा जी? केमिकल रिएक्शन होने की खासियत है, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसमें उन्होंने क्या किया हुआ है? पोटाशियम डाइक्रोमेट होता है हमारे पास K2Cr2O7, और अगर आप इसमें से सल्फर डाइऑक्साइड गैस पास कराओगे तो ये ग्रीन हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा? ग्रीन। अर्लियर जो हमारे पास ये था ऑरेंज कलर का था, पर जब हम लोगों ने इसमें से सल्फर डाइऑक्साइड गैस पास कराई तो वो ग्रीन हो गया। आप ये भी कर सकते हैं, नहीं तो पिछली एक रिएक्शन भी याद कर सकते हैं। टेम्परेचर में चेंज आना, हम लोगों ने पहले ही जो रिएक्शन की थी जिसमें जिंक को HCl या H2SO4 में डाला था तब हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती थी। आप उसी में बाहर कंटेनर को टच करके फील करेंगे
तो वो गर्म हो जाएगा। तो सेम जब हम लोग कंटेनर को टच करते हैं वो ठंडा या गर्म हो जाए तो उससे पता लगता है कि एक केमिकल रिएक्शन प्रोसीड हुई है। ठीक है, मैंने ये खासियत है केमिकल रिएक्शन की। तो जो पहले वाली थी वो ये थी कि हम लोगों ने जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड में डाला था तो बन गया था जिंक सल्फेट, साथ में हाइड्रोजन गैस, और साथ में आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि हीट डिवेल्प होती है। क्या डिवेल्प होती है? हीट। ठीक है, इसमें जो इन्होंने रिएक्शन दी है बेटा जी ये भी हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, और कसम से कहूँ इतनी इंपॉर्टेंट है बेटा कि आप इसको चाहे 10 बार लिख के प्रैक्टिस कर लें, पेपर में गलत नहीं करके आना। इतनी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अभी 10 बार लिख के देख लेना पर पेपर में गलत नहीं करके आना। तो देखते हैं हम लोग हमारे पास ये केमिकल रिएक्शन क्या है, थोड़ा सा अब इसको अच्छे से समझना कि ये हमारे पास केमिकल रिएक्शन क्या है। एक होता है बेटा जी क्विक लाइन। क्या होता है? क्विक लाइन। इसको कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। क्या कहते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड। पंजाबी में लिखूंगा तो मैं कली। क्लियर है? आप लोग जब इसको पानी में डालेंगे तो हमारे पास बनता है स्लेक्ड लाइन। क्या बनता है? स्लेक्ड लाइन। कली वाला पानी, कली वाला पानी। ठीक है, तो जो ये स्लेक्ड लाइन बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, ये बेटा जी जब फॉर्म होता है तो इसके साथ काफी ज्यादा हीट पैदा होती है, तो दैट्स वाई इसको हम लोग टेम्परेचर चेंज में कंसीडर करते हैं। और जिन रिएक्शंस में हमारे पास हीट निकल के आती है हम लोग उन रिएक्शंस को एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। तो जो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं वो एक खासियत है, हमें पता लगता है कि केमिकल रिएक्शन हो गई है। वो केमिकल रिएक्शन क्या हुई? क्विक लाइन को हम लोगों ने पानी में डाला, स्लेक्ड लाइन बन गया, नया सब्सटेंस स्लेक्ड लाइन बन गया। ये मेटल के साथ ऑक्सीजन जुड़ी हुई थी, मेटल का ऑक्साइड था, वो मेटल का क्या है? हाइड्रोक्साइड है। तो जो केमिकल रिएक्शन हमारे पास इससे बन के आई है वो ये है CaO प्लस H2O, प्रोडक्ट जो हमारे पास बनता है CaOH ट्वाइस, और साथ में क्या निकलती है? हीट। ठीक है, क्या निकलती है बेटा जी? हीट निकलती है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड पेपर में क्या पूछा जाता है, कैसे पूछा जाता है उसको अच्छे से समझो। आप लोगों को पता लग गया कि क्विक लाइन में पानी डालते हैं स्लेक्ड लाइन बनता है। ठीक है, CaOH ट्वाइस बनता है, साथ में काफी सारी हीट निकलती है, बहुत हीट निकलती है। ठीक है, क्लियर है? अब इसको याद रखना कि जब हम लोग इस स्लेक्ड लाइन में कली वाले पानी में कार्बन डाइऑक्साइड पास कराएंगे तो हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, CaCO3 बनेगा, साथ में वाटर बन जाता है। पहले तो बेटा जी आप लोग इसको प्रेसिपिटेट, वाइट कलर का ये होता है, तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में कंसीडर कर सकते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा, इसको हम लोग लाइम वाटर टेस्ट के नाम से जानते हैं, तो इंपॉर्टेंट है, लाइम वाटर टेस्ट के नाम से जानते हैं। सच में इतनी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा कि जब भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम लोग लाइम वाटर में से पास कराएंगे तो जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होगा, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, इसका अदर नेम होता है लाइमस्टोन। क्या होता है? लाइमस्टोन। ठीक है बेटा जी, क्लियर है? अब पेपर में ये पूछा जाता है कि आप लोगों ने कार्बन डाइऑक्साइड को पास कराया, आपके पास व्हाइट कलर का सब्सटेंस बन गया कैल्शियम कार्बोनेट, पर क्या होगा अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड को पास कराते जाएं, इट मींस इन एक्सेस पास कराएं। तो हम लोग जब भी कार्बन डाइऑक्साइड को इन एक्सेस पास कराएंगे तो हमारे पास देखो प्रोडक्ट क्या बनेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड को इन एक्सेस पास कराएंगे। तो देखो अभी तक हमारे पास प्रोडक्ट बन गया था कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर, तो CaCO3 साथ में वाटर बन चुका था, ये बन गया था। हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड और पास कराई जा रहे हैं, साथ में CO2 डाली, तो अभी हमारे पास CaHCO3 ट्वाइस, जिसको हम लोग कैल्शियम बाइकार्बोनेट के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? कैल्शियम बाइकार्बोनेट के नाम से जानते हैं, ये प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, और मोर ओवर जो हमारा ये प्रोडक्ट होता है ये होता है ट्रांसपेरेंट। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्यों है ये रिएक्शन कि पहले तो लाइम वाटर टेस्ट बताओ क्या होता है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर में पास करेंगे कैल्शियम कार्बोनेट बनता है व्हाइट कलर का, अब उसको एक्सेस में पास कराएंगे तो दोबारा वो ट्रांसपेरेंट हो जाता है। तो क्या ऐसा बनता है भी वो दोबारा ट्रांसपेरेंट हो जाता है, तो वो हमारे पास कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनता है, CaHCO3 ट्वाइस फॉर्म होता है। ठीक है, तो इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट
रिएक्शन हमारे पास है। ठीक है, उसके बाद देखो बेटा ध्यान से, हम लोग कैटेगराइज करते हैं कुछ हमारी केमिकल रिएक्शंस की टाइप्स। ठीक है, तो जो हमारी केमिकल रिएक्शन की कुछ टाइप्स जो हम लोग कैटेगराइज करते हैं वो है बेटा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकंपोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और रेडॉक्स रिएक्शन। ये चैप्टर का हर्ट है, ये चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। और इनमें से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा जी वो डीकंपोजिशन रिएक्शंस है। सेकंड नंबर पे बात करूं मैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। थर्ड नंबर पे मैं बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट है। और द लास्ट वन बात करूं तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। जो 100% मैं कहूं कि बिल्कुल भी आप लोगों को भूलनी नहीं चाहिए, तो वो रिएक्शंस जो हैं वो डीकंपोजिशन रिएक्शंस हैं। और डीकंपोजिशन रिएक्शंस भी हम लोग कैटेगराइज करते हैं 3 हिस्सों में। एक होती है बेटा फोटोलिटिक डीकंपोजिशन, एक होती है थर्मल डीकंपोजिशन, ठीक है, और एक होती है इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन। ठीक है, एक फोटोलिटिक डीकंपोजिशन, एक थर्मल और एक इलेक्ट्रोलिटिक। फोटोलिटिक वो जिसमें हम लोग लाइट यूज कर किसी सब्सटेंस को तोड़ते हैं, थर्मल वो जिसमें हम लोग हीट यूज कर किसी सब्सटेंस को तोड़ते हैं, और इलेक्ट्रोलिटिक वो कि जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिसिटी यूज कर किसी सब्सटेंस को तोड़ते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो हम लोग इसको अच्छे से क्लियर करेंगे डीकंपोजिशन रिएक्शंस को। अनदर वन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, अभी मैंने आप लोगों से डिस्कस करी प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसमें भी हमारे पास वो पेपर में स्पेशल पूछता है कि येलो कलर वाली प्रेसिपिटेशन वाली रिएक्शन बताओ भी कौन सी है। स्पेशली पूछता है वो येलो कलर वाली प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बताओ कौन सी है, या वो पूछेगा व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है तो वो रिएक्शन क्या है। ठीक है, इसलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन में बात करूं, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस जो है ये क्यों इंपॉर्टेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में बेटा जी रंग चेंज होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में कलर चेंज होता है। अब मैं बात करूं कि जब ब्लू कलर के कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में हम लोग आयरन को डालेंगे तो वो ब्लू से ग्रीन हो जाएगा। तो कलर चेंज होना, ब्लू से ग्रीन होना विजिबल है, हम लोगों को दिखता है, तो उसके बिहाफ पे वो क्वेश्चन है अराइज कर देता है, आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लेता है पेपर में। तो इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और रेडॉक्स रिएक्शन हमारी डेली लाइफ के ऊपर बहुत सारी रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो रेंसिडिटी कोरोजन के बेसिस पे होती हैं, तो इन सभी में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की बात हम लोग करते हैं। दैट्स वाई हम लोग इनको रेडॉक्स रिएक्शंस में कंसीडर करते हैं, और ये पेपर का अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बन के आता है। इसमें वो एक केमिकल रिएक्शन आप लोगों को दे देता है और पूछता है कि हाँ किसकी ऑक्सीडेशन हुई, किसकी रिडक्शन हुई, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। 4 पार्ट पूछ लेता है, 2 नंबर का क्वेश्चन पक्का ही होता है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन से। कम इंपॉर्टेंट है पर आनी चाहिए आप लोगों को। कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें 2 चीजें हमारे पास जुड़कर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाए, 2 से ज्यादा चीजें भी जुड़कर एक ही सिंगल प्रोडक्ट बनाए। तो ऐसी रिएक्शंस जिनमें हमारे पास 2 या 2 से ज्यादा चीजें जुड़कर एक ही प्रोडक्ट बनाए, हम लोग उनको कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में सिंपली मैं बात करूं कि आप कार्बन को ऑक्सीजन में बर्न करें, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाती है। आप लोग हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को ज्वाइन करें तो वाटर बन जाता है। क्लियर है, बात समझ लगी? अब ये देखो दोनों गैसेज हैं और ये लिक्विड है, पहले तो चेंज ऑफ स्टेट आ गया। दूसरा मैं बात करूं कि ये दोनों को आग लग जाती है, दोनों इन्फ्लामेबल हैं, पर पानी को तो आग नहीं लगती। तो जो हमारे पास चेंज आ गया वो करेक्टरिस्टिक्स में भी आ गया, प्रॉपर्टीज में भी आ गया। दैट्स वाई कॉम्बिनेशन रिएक्शंस जो होती हैं न्यू, हमारे पास 2 और मोर सब्सटेंसेस रिएक्ट टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट विद न्यू केमिकल प्रॉपर्टीज, जिसमें हमारे पास सिंगल प्रोडक्ट बनता है नई केमिकल प्रॉपर्टीज के साथ। ठीक है, उसके बाद देखो हाइड्रोजन वो कहते हैं एक एलिमेंट है ना, एक गैस है जो बर्न होती है एक्सप्लोसिवली, आग लगती है उसको। ऑक्सीजन भी कहते हैं बर्न होती है एक्सप्लोसिवली, पर इन दोनों के कॉम्बिनेशन से वाटर बनता है और वो वाटर जो होता है आग बुझाने के लिए काम आता है। और जो वाटर बनता है वो आग बुझाने के काम आता है। ठीक है जी, क्लियर है? उसके बाद देखो कि सोडियम को हम लोग अगर बर्न करेंगे क्लोरीन की प्रेजेंस में तो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा सोडियम क्लोराइड। ठीक है जी, सोडियम जो है वो मेटल होता है, क्लोरीन जो गैस है ये येलो कलर की गैस होती है। तो आप ध्यान देख सकते हैं यहाँ, इसने येलो कलर की गैस जो है क्लोरीन गैस है और इसमें सोडियम को बर्न कर रहे हैं, तो जो इसके नीचे यहाँ प्रोडक्ट बन के हमारे पास निकलेगा तो वो सारा का सारा क्या होगा, वो हमारा नमक होगा जो हम लोग रोज खाते हैं, कॉमन सॉल्ट होगा। क्या होगा? कॉमन सॉल्ट होगा।
आप लोग आयरन को अगर सल्फर पाउडर में रब करते हैं, बर्न करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास FeS बनता है, आयरन सल्फेट बनता है। ठीक है जी, क्लियर है। तो ये भी हमारे पास क्या है, एक खासियत है कि जिसमें एक नया सब्सटेंस नई केमिकल प्रॉपर्टीज के साथ फॉर्म हो गया। ठीक है, ये ब्लैक कलर का जो हमारे पास आयरन सल्फाइड बन के आ रहा है। ठीक है जी, आयरन सल्फाइड बन के आ रहा है, ये सल्फर और आयरन के बर्न होने से बन के आ रहा है। तो ये केमिकल रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, आप लोग कली को पानी में डालेंगे, कली वाला पानी बन जाएगा, ये भी एक केमिकल रिएक्शन है जो कि कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ठीक है, क्लियर है। कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में डालेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। दो चीजें जुड़कर एक नया प्रोडक्ट बना रही हैं। अमोनिया कंबाइन करती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, अमोनियम क्लोराइड बनता है। तो ये एक नया सब्सटेंस हमारे पास फॉर्म हो रहा है, केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, उसके बाद बेटा जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैंने आप लोगों को कहा था कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन में मैंने आपको कहा था कि हम लोग कैटेगराइज करेंगे तीन तरह से। तो पहली मैं आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूं थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। एक रिएक्शन जिसमें हम लोग किसी सब्सटेंस को तोड़ते हैं हीट देकर, एक रिएक्शन जिसमें हम लोग किसी सब्सटेंस को तोड़ते हैं हीट देकर। ये चार आती हैं पेपर में। पिछले साल 2023 के पेपर में लेड नाइट्रेट को उन्होंने तोड़ा था। किसको तोड़ा था बेटा जी? लेड नाइट्रेट को उन्होंने तोड़ा था। तो प्रोडक्ट बनता है हमारे पास लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस। और पेपर में उन्होंने क्या कहा था कि आप इसको बैलेंस करें, एक्स और वाई की जगह पर क्या आएगा हमें ये बताएं कि एक्स और वाई की जगह पर क्या आएगा। क्लियर है। लेड नाइट्रेट PbNO3 ट्वाइस होता है, आप इसको अच्छे से याद कर लें। हम लोग इसको हीट देते हैं, ये डेल्टा का साइन होता है, इसका मतलब क्या होता है बेटा जी? हीट। कि जब हम लोग इसको हीट करते हैं तब ये लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में टूट जाता है। अब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के लिए पेपर में क्या क्वेश्चन आता है कि इसके ब्राउन कलर के फ्यूम्स होते हैं। जब इसका धुआं बाहर निकलता है ना नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस का, तो वो धुएं का रंग जो होता है वो ब्राउन कलर का होता है। और हमारी पूरी केमिस्ट्री क्लास 10th में किसी और अदर गैस का धुआं ब्राउन कलर का नहीं होता। तो आप लोगों को अच्छे से याद कर लेना है। ये 2023 का क्वेश्चन है, 2023 का, जो अभी लेटेस्ट है। आप लोगों के प्रीवियस सेशन वाले जो बच्चे थे वो पेपर दे के आए हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको तोड़ेंगे बेटा, लेड ऑक्साइड बनेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। मैं इसके आगे बेटा जी लगाता हूं 2। तो देखो ध्यान से, हम लोग हमारे पास लेड कितने थे? 2 हो गए, यहां भी 2 लगाते हैं। और उसके बाद ऑक्सीजन काउंट करो, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, ऑक्सीजन है 12। 2 यहां हो गई बेटा जी, 2 यहां हो गई, 2 2 4, 12 में से 4 गए 8, इसके पैर में 2 लगा है। अगर मैं यहाँ 4 लगा देता हूं, क्या लगा देता हूं? 4। क्लियर है। तो 4 2 8, हमारी ऑक्सीजन बैलेंस हो गई। रही बात नाइट्रोजन की, यहाँ नाइट्रोजन 4 है, यहाँ भी नाइट्रोजन 2, 2 2 4, 4 है। क्लियर है। तो ये पेपर में बहुत 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 बार आई हुई है, तो इसीलिए आपको अच्छे से दोबारा फिर इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार। ये प्रीवियस ईयर पेपर में 2023 के अलावा और भी 2016, 2015 इन पेपर्स में, 2022 के पेपर में पॉपुलर रही हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन। 4 कराऊंगा, चारों रट लेनी है, चारों में से कोई एक पेपर में आने की 100% जो है संभावना है। ठीक है, तो देखो ध्यान से, हम लोग बात करते हैं PbNO3 ट्वाइस, इसको क्या किया? हीट। तो क्या बन गया? लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस बन गई। क्लियर है। उसके बाद बेटा जी आयरन सल्फेट को तोड़ते हैं हम लोग। किसको तोड़ते हैं? आयरन सल्फेट को, FeSO4 को। ये ग्रीन कलर का होता है। क्लियर है। ये टूटेगा, हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा Fe2O3 और दो गैसेस निकलेंगी SO2 एंड SO3। ये भी आपको याद रख लेना है। क्लियर है। आयरन सल्फेट ग्रीन कलर का होता है, ग्रीन कलर के सब्सटेंस को तोड़ेंगे, दो गैसेस निकलेंगी SO2 एंड SO3, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड और साथ में बनेगा Fe2O3, आयरन ऑक्साइड। आयरन 3 ऑक्साइड कहते हैं, इसमें आयरन की वैलेंसी 3 है। और 3 वाले का अदर नाम होता है फेरिक ऑक्साइड। क्या होता है? फेरिक ऑक्साइड। क्लियर है। Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड होता है।
अब उसके बाद मैं बात करता हूं 2KClO3, पोटाशियम क्लोरेट, पोटाशियम क्लोरेट, ठीक है। आप इसको तोड़ेंगे, ये ट्वाइस ऑफ KCl प्लस 3O2 में टूट जाएगा, पोटाशियम क्लोराइड, पोटाशियम क्लोराइड, साथ में ऑक्सीजन गैस लिबरेट हो जाती है। क्लियर है। वन लास्ट जो है वो भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि वो भी पेपर में अच्छे से आप लोग याद कर लेना तो आपके मार्क्स बन जाएं, शायद इस बार वो आ जाए, ठीक है। डीकंपोजिशन रिएक्शन की लास्ट रिएक्शन 4 ही करनी है हमने, 4 से ज्यादा नहीं करनी है। चौथी रिएक्शन जो मेरे हिसाब से पेपर में आ जानी चाहिए वो ये है बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट। आप जब इसको हीट करते हैं तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। इसको लाइमस्टोन भी बोल देते हैं, इसको मार्बल भी बोल देते हैं। जो हमारे फ्लोर्स होते हैं ना, फर्श लगा होता है घर के अंदर, पत्थर लगा होता है, वो पत्थर यही होता है TaCO3, ठीक है। तो हम लोग इसको मार्बल भी बोल देते हैं। तो मार्बल को जब लोग हम हीट करते हैं तब कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, एक एक रिएक्शन को 20 बार लिख के देखिए। जितने बच्चे मेरे पास पढ़ने आते हैं मैंने सभी से इस रिएक्शन को कम से कम 40 बार लिखवाया हुआ है। अब भी अगर पेपर्स में रिवीजन करता हूँ, इस चैप्टर का टेस्ट डालना होता तो एक दिन से पहले इन्हीं रिएक्शंस को उनसे रिपीट करवाता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन की फ्रेमेशन अलग हो सकती है, क्वेश्चन अलग तरीके से वो पूछेगा इसमें से ही, ठीक है। डायरेक्टली डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या होती है, फोटोलिटिक थर्मल क्या होती है, ऐसे ना पूछने की बजाय पूछ लेगा भी हरे रंग का कौन सा सब्सटेंस है जिसको हम लोग हीट करेंगे तो उसका डीकंपोजिशन रिएक्शन हो जाएगी और 2 तरह से अलग नई गैसेस बनती हैं। पिछला उसने रिएक्शन की फॉर्म में हम लोगों को बैलेंस करने के लिए पूछ लिया था। तो आपसे गुजारिश है कि इसको अच्छे से रट लें, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन रिएक्शंस की। इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन रिएक्शंस कौन सी होती है बेटा जी, जिसमें हम लोगों ने हीट देकर किसी सब्सटेंस को तोड़ना है, सॉरी इलेक्ट्रिसिटी देकर तोड़ना है। क्या करना है, इलेक्ट्रिसिटी देकर तोड़ना है, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है बेटा जी वो वाटर की है, वाटर की इलेक्ट्रोलाइसिस है। ये पेपर में बहुत बार पूछा जाता है, कैसे पूछा जाता है ये भी बताता हूँ अच्छे से। तो हम लोग वाटर में इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, हमारे पास हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस दोनों बन के आती हैं, ठीक है जी। जो हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैस बन के आती हैं, हाइड्रोजन जो होती है वो क्या होती है, डबल होती है ऑक्सीजन के कंपैरेटिवली। ऑक्सीजन सिर्फ 2 ऑक्सीजन के एटम्स यहाँ बन रहे हैं, 2 ऑक्सीजन के एटम एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का बना रहे हैं, हाइड्रोजन के 2 एटम्स मिलकर 2 मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन बना रहे हैं। तो ये डबल होती है इससे, किस फॉर्म में, वॉल्यूम में। किस फॉर्म में, वॉल्यूम में। तो वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन रेशो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन पूछ ले तो वो कितना आता है, 2:1। अगर वो यहाँ एटॉमिक रेशियो पूछ ले, क्या पूछ ले, एटॉमिक रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन वाटर, तो वाटर का जो हमारा फॉर्मूला होता है H2O, 2 एटम हाइड्रोजन के 1 ऑक्सीजन का है, तो इसकी एटॉमिक रेशियो कितनी है बेटा जी, 2:1। ये सिर्फ पूछ लेता है। इसके अलावा वो पेपर में मास के बारे में पूछता है। ये तो आप लोगों को पता लग गया भी, जहां हाइड्रोजन है वहां 2 लगेगा, जहां ऑक्सीजन है वहां 1 लगेगा, ये तो आपने रट लिया, क्लियर है। पर अब वो पेपर में क्या पूछता है, मास का। अब वाटर का मॉलिक्यूल जो है उसमें हाइड्रोजन का मास सिर्फ 2 है, तो हाइड्रोजन का मास कितना है, 2। तो जब मास रेशियो पूछेगा, मास ऑफ हाइड्रोजन बटा मास ऑफ ऑक्सीजन, तो 2:16 काट के 1:8 लिखना है, क्लियर है। बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। ये भी पेपर में आया हुआ है, पिछले साल आया था ये वाला 2:1, और ये सैंपल पेपर्स में काफी बार पढ़ा हुआ है कि मास रेशियो कितनी होती है, तो वो 1:8 होती है। और इंपॉर्टेंट क्या है इसका, मैं आपको बेटा डायग्राम क्लियर करता हूं। इसके डायग्राम से हम लोग इसको समझते हैं। देखिए ध्यान से, यहां पानी की इलेक्ट्रोलाइसिस हो रही है। पेपर में कई बार ये लिखा होता है एसिडुलेटेड वाटर, क्या लिखा होता है, एसिडुलेटेड वाटर। मैंने हम लोग 2-4 बूंदे इसमें सल्फ्यूरिक एसिड की डाल देते हैं, बच्चे पता नहीं कंफ्यूज हो जाते क्या डाला है। सिर्फ 2-4 बूंदे हम लोगों ने इसके अंदर एसिड की डालनी है, वो इसकी रिएक्टिविटी इंप्रूव करती हैं, वो इस रिएक्शन को प्रोसीड होने में हेल्प करती हैं, तेजी से इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस करवाती हैं, सिर्फ, इसके अलावा कुछ नहीं है, क्लियर है। अब पूछते हैं कि जो हमारे पास हाइड्रोजन बन रही है वो कहाँ बन रही है, जो ऑक्सीजन बन रही है
वो कहाँ बन रही है, इलेक्ट्रिसिटी पास कराई है, एक नेगेटिव टर्मिनल है, एक मेरे पास पॉजिटिव टर्मिनल है ना। तो जो नेगेटिव टर्मिनल होता है वो क्या होता है बेटा जी, हटाया जाता है कैथोड पे, कैथोड होती है, और जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है वो मेरे पास क्या होता है, एनोड पे। तो ये पूछते हैं भी इन दोनों में से कौन सी गैस एनोड पे बनती है। तो जो हाइड्रोजन गैस है बेटा जी ये बनती है कैथोड पे, और जो ऑक्सीजन गैस है ये बनती है एनोड पे। अब एनोड पॉजिटिव टर्मिनल, और इसके ऊपर आप चेक कर लें कौन सी गैस है, ऑक्सीजन की। तो पेपर में ये पूछ लेता है वो कि कौन सी गैस है जो एनोड पे बनती है, कौन सी गैस है जो कैथोड पे बनती है। तो कैथोड वाली जो हमारे पास है वो क्या है, हाइड्रोजन, ठीक है, और एनोड वाली जो हमारे पास है वो कौन सी है, ऑक्सीजन। इसको आप लोगों ने अच्छे से याद रख लेना है, ठीक है, क्लियर है। तो इसलिए वाटर की इलेक्ट्रोलाइसिस जो है वो हमारे पास काफी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम लोग हमारे वाटर की इलेक्ट्रोलाइसिस को अच्छे से याद कर लें। उसके बाद और देखिए अच्छे से, इलेक्ट्रोलाइसिस सिर्फ वाटर की नहीं होती, इलेक्ट्रोलाइसिस बेटा जी नमक की भी होती है, इलेक्ट्रोलाइसिस एल्यूमिनियम ऑक्साइड की भी होती है। अब ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, मैं क्यों पढ़ा रहा हूं अगर मैंने वाटर वाला इतना इंपॉर्टेंट कहा था। आप लोगों को थर्ड चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, उसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है मेटलर्जी का, मेटलर्जी का। उसमें मेटलर्जी में टॉप मोस्ट रिएक्टिविटी सीरीज में जो एलिमेंट्स होते हैं ना, सोडियम है, एल्यूमिनियम है, तो हम लोग इनके ऑक्साइड्स और इनके क्लोराइड से इनको इनकी ओर्स में से निकालते हैं, और वहां पेपर में पूछा जाता है उस प्रोसेस का नाम क्या है, तो हम लोग उस प्रोसेस में इलेक्ट्रोलाइसिस लिखते हैं। इनको निकालते वक्त हम लोग इनको मेल्ट करते हैं, इतना ज्यादा हीट करते हैं कि ये मेल्ट हो जाए, दैट्स वाई एल लिखा है, एल मीन लिक्विड, क्लियर है। इतना हीट करते हैं कि ये मेल्ट हो जाते हैं, पानी नहीं डालते हम लोग इनमें, इलेक्ट्रिसिटी मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास कराने के लिए पानी नहीं डालते हैं हम लोग, इनको इतना गर्म करते हैं कि ये पिघल जाते हैं। पिघलने के बाद हम लोग इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं, तो मेरे पास सोडियम अलग बन जाता है, क्लोरीन अलग बन जाता है, ठीक है। उसी तरह मेरे पास एल्यूमिनियम अलग बन जाता है, और साथ में ऑक्सीजन गैस जो होती है वो अलग बन जाती है, क्लियर है, बात समझ लगे, ऑक्सीजन गैस अलग बन जाती है। अब जो ऑक्सीजन गैस है ये कहाँ इकट्ठी होती है, ये होती है एनोड पे, कहाँ होती है, एनोड पे। क्लोरीन कहाँ जाती है, एनोड पे जाती है। सोडियम और एल्यूमिनियम ये दोनों कहाँ जाते हैं, कैथोड पे जाते हैं, क्लियर है। तो पेपर में आप लोगों को इसको अच्छे से याद रखना है। दो अदर हमने एग्जांपल्स दे दी, क्या पता वो किसी चैप्टर में किस हिसाब से पूछ ले, ठीक है। इसका लिंक फर्स्ट चैप्टर में भी है, थर्ड में भी है, इसीलिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टॉपिक जो है हमारा काफी इंपॉर्टेंट है। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शंस में उसमें और भी हमें दी गई हैं। लेड नाइट्रेट को मैंने अभी आप लोगों को बताया, PbNO3 को हम लोग तोड़ते हैं तो हमारे पास लेड ऑक्साइड बनता है, साथ में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बनती है और ऑक्सीजन गैस बनती है। आप लोग यहाँ पढ़ सकते हैं ब्राउन फ्यूम्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। इसने हीट किया लेड नाइट्रेट को, इसको हीट किया है, ठीक है जी, और ऊपर से जो धुआं निकल रहा है वो धुएं का रंग कौन सा है, ब्राउन, ठीक है। तो हमारी पूरी बुक में इसी का ही बस ब्राउन कलर है और किसी का नहीं है, तो आप लोगों को अच्छे से याद हो, ठीक है। लेड ऑक्साइड का कलर कौन सा होता है, येलो होता है। लेड ऑक्साइड का कलर कौन सा होता है, येलो, ठीक है जी, क्लियर है। और एक रिएक्शन हम लोगों को उसने दे रखी है डीकम्पोजिशन रिएक्शन फेरस सल्फेट की, मैं आप लोगों को अच्छे से बचा चुका हूँ। FeSO4 को हम लोग तोड़ेंगे, ये हमारे पास Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड बनाएगा, साथ में दो गैसेस बनाएगा SO2 एंड SO3, क्लियर है, बात समझ लग गई। वाटर की हम लोग कर चुके हैं अच्छे से। उसके बाद डीकम्पोजिशन रिएक्शन में एक तीसरी टाइप आती है हमारे पास, फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या आती है बेटा, फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। हम लोग इसमें लाइट डालकर उसको तोड़ते हैं, लाइट डालकर तोड़ते हैं। इसमें हमारे पास दो ही सब्सटेंसेस होते हैं, एक AgCl और एक AgBr, ठीक है। ये हमारे पास एक वाइट कलर का सिल्वर क्लोराइड होता है, और ये हमारे पास ब्राउनिश कलर का सिल्वर ब्रोमाइड है, सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है जी। ये है सिल्वर क्लोराइड। आप दोनों में सनलाइट पास कराएंगे, दोनों को हम लोग यहाँ क्या है चाइना डिश के अंदर रख दिया और ऊपर से क्या पास कराई, सनलाइट।
तो सनलाइट की प्रेजेंस में, लाइट की प्रेजेंस में ये दोनों जो हैं ये टूट जाते हैं। ये हमारे पास क्या देता है बेटा, सिल्वर और क्लोरीन गैस, और जो हमारे पास ये होता है ये सिल्वर और ब्रोमीन गैस देता है। ठीक है, ब्रोमीन गैस Br2। क्लियर है? तो दोनों केस में हमारे पास सिल्वर बनता है, और सिल्वर जो होता है वो व्हाइट कलर का या ग्रे कलर का सब्सटेंस होता है, व्हाइटिश ग्रे होता है। ठीक है, क्लियर है? इसको पेपर में वो कैसे पूछते हैं, इसके ऊपर जो क्वेश्चन बन के आता है ना, वो कैसे आता है कि जब हम लोग फोटोग्राफी होती है, क्या होती है, फोटोग्राफिक, ठीक है, फोटो खींचते हैं, तो पुराने समय में जो कैमरास होते थे ना बेटा, उनके वहां रील्स पड़ती थी। ठीक है, ये वो रील नहीं जो आप यूट्यूब पे डालते हो, ये इसके अंदर एक मैग्नेटिक जो होती थी, सिल्वर क्लोराइड से बनी हुई एक रील होती थी। ठीक है, जो अगर कभी पुराना कैमरा आपने देखा हो, तो उसको हम लोग अगर मान लो उसमें कोई फोटो खींच ली और ऐसे ओपन कर देते थे, तो सनलाइट उसके ऊपर पड़ गई और वो खराब हो जाती थी। सीआईडी वगैरह देखने के लिए है ना, आप लोगों को ध्यान होता हो, तो वो जब भी फोटोज डेवलप करते हैं तो अंधेरे कमरे में डेवलप करते होते हैं। तो वो इसीलिए करते हैं ताकि अगर इसके ऊपर लाइट पड़ गई तो वो खराब हो जाएगा। पेपर में पूछा जाता है कि कौन सा सब्सटेंस है जो हमें वहां काम आता है, ठीक है, फोटोग्राफी में। तो वो होता है बेटा जी सिल्वर ब्रोमाइड या सिल्वर क्लोराइड। क्लियर है? तो ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन 9 की हैं हम लोगों ने, 9। ठीक है, कितनी की हैं, 9। जो फोटो वाली हैं ये 2 हैं, जो इलेक्ट्रो वाली हैं वो 3 हैं, और जो थर्मल है हमारे पास वो 4 हैं। 4 3 7 और 2 9। तो आप लोगों को ये 9 की 9 अच्छे से रटी होनी चाहिए, कसम से पेपर में इतनी ज्यादा आती है। क्लियर है? बात समझ लग गई आप लोगों को? डीकम्पोजिशन रिएक्शंस के बाद हमारा टॉपिक आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। क्या आता है बेटा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें मोर एक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस करता है लेस एक्टिव एलिमेंट को फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन। उसके सॉल्ट सोल्यूशन से उसको क्या करता है, डिस्प्लेस करता है। इसके लिए आप लोगों को बेटा जी रिएक्टिविटी सीरीज आनी चाहिए। आप लोगों को रिएक्टिविटी सीरीज याद हो। रिएक्टिविटी सीरीज आपको फर्स्ट चैप्टर में भी आएगी, रिएक्टिविटी सीरीज आपको सेकंड चैप्टर में भी आएगी, रिएक्टिविटी सीरीज आपको थर्ड चैप्टर में भी आएगी। तो आप लोगों को रिएक्टिविटी सीरीज जो है वो रटी होनी चाहिए। ठीक है, हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज को एक्टिविटी सीरीज भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, एक्टिविटी सीरीज भी बोल देते हैं। तो आप लोगों को अच्छे से ये आनी चाहिए। हर बंदे का इसको सिखाने का अलग अलग तरीका है। मैं अपना तरीका लिख रहा हूं, आप लोग इसको अच्छे से याद कर लें अगर उस तरीके से। ठीक है, नहीं तो अगर आपने कोई और तरीका अपना डेवलप किया हुआ है तो आप उसी से भी याद कर लें। तो हम लोग बात करते हैं सबसे पहले बेटा जी, एससी शेड्यूल कास्ट होते हैं। शेड्यूल कास्ट जो एमए होता है, मास्टर ऑफ आर्ट्स, ग्रेजुएशन में हम लोग करते हैं, है ना। एसए शेड्यूल कास्ट, एमए मास्टर ऑफ आर्ट्स। फिर आप लोगों ने लिखना है जिंक, जेड फॉर जिंक, आई फॉर आयरन, एन फॉर निकल, एन फॉर निकल, जेड फॉर जिंक, आई फॉर आयरन, एन फॉर निकल। फिर उसके बाद आता है टिन लेड। क्या आता है, टिन लेड। क्लियर है? अब ये देखो, इसके बाद यहां फिर आता है बेटा जी हाइड्रोजन। क्या आती है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के बाद आता है सीएम, सीएम चीफ मिनिस्टर। क्या, चीफ मिनिस्टर। और उसके बाद आता है एसजीपीसी, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी। क्लियर है? ये याद करने के लिए एक ट्रिक सी बनाई हुई है मैंने, आप लोग अपनी ट्रिक डेवलप कर सकते हैं। एससी शेड्यूल कास्ट, एमए मास्टर ऑफ आर्ट्स, फिर उसके बाद जिंक, जेड फॉर जिंक, आई फॉर आयरन, एन फॉर निकल। उसके बाद टिन लेड, फिर हाइड्रोजन, फिर सीएम चीफ मिनिस्टर, फिर उसके बाद एसजीपीसी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी। क्लियर है? इसको याद करने के लिए मैंने ट्रिक बनाई हुई है। तो सबसे पहले इसके ऊपर हम लोग लिखेंगे पोटाशियम। क्या लिखेंगे, पोटाशियम। फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर लिखेंगे मैग्नीशियम, फिर उसके बाद लिखेंगे एल्यूमिनियम, फिर उसके बाद जिंक, आयरन, निकल, टिन लेड, सीएम चीफ मिनिस्टर कॉपर, मरकरी, सिल्वर,
गोल्ड, प्लैटिनम। ठीक है, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम। इनके हम लोग सिंबल्स करते हैं बेटा, तो सिंबल्स देखें एक बार। पोटाशियम का सिंबल होता है बेटा के, सोडियम का Na, कैल्शियम का Ca, मैग्नीशियम का Mg, एल्यूमिनियम का Al, जिंक का Zn, आयरन का Fe, निकल का Ni, टिन का Sn, लेड का Pb, हाइड्रोजन का H, कॉपर का Cu, मरकरी का Hg, सिल्वर का Ag, गोल्ड का Au एंड द लास्ट वन प्लैटिनम का Pt। क्लियर है? ये सिंबल्स आप लोगों को अच्छे से आते हैं। अब इसको मैंने क्यों करवाया इसको मैंने क्यों करवाया, तो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है? अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। तो एक ज्यादा तगड़ा एलिमेंट कमजोर को उसके घर से निकाल देता है। यहाँ उसका घर सॉल्ट सॉल्यूशन है, तो मोर एक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस एक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। और मोर एक्टिव जो रिएक्टिविटी सीरीज में ज्यादा ऊपर पड़े हैं ये सारे के सारे क्या हैं बेटा? मोर रिएक्टिव हैं। जो नीचे पड़े हैं ये सारे के सारे क्या हैं? लेस रिएक्टिव हैं। ठीक है, तो एल्यूमिनियम जो है वो जिंक से ज्यादा रिएक्टिव है, जिंक आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है, आयरन जो है वो लेड से ज्यादा रिएक्टिव है, कॉपर जो है वो गोल्ड से ज्यादा रिएक्टिव है। क्लियर है? तो ये सारे जो हैं जो जिसके ऊपर है उतना ज्यादा रिएक्टिव है हमारे पास। ठीक है, क्लियर है? अगर मैं एल्यूमिनियम और जिंक का साल्ट लूं, अगर मैं एल्यूमिनियम और जिंक का साल्ट ZnSO4 लूं, तो एल्यूमिनियम अपना सल्फेट बना देगा और साथ में जो है वो जिंक बाहर निकल जाएगा। क्लियर है? साथ में जिंक जो है वो बाहर निकल जाएगा। तो एल्यूमिनियम के पास इतनी शक्ति है, वो जिंक को उसके घर से निकाल देगा, एल्यूमिनियम उसका घर यानी कि सल्फेट के साथ आकर जुड़ जाएगा और जिंक अलग चला जाएगा। क्लियर है? तो मोर एक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस एक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन, उसके सॉल्ट सोल्यूशन से उसको क्या कर देता है? डिस्प्लेस कर देता है। अब इसमें पेपर में जो क्वेश्चन बन के आता है वो किसका आता है? तो वो डाल देते हैं आयरन को, किसमें डाल देते हैं बेटा जी? कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, CuSO4 में। आप लोग याद कर लें कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन कौन सा होता है? ब्लू। कौन सा होता है? ब्लू। तो हम लोग आयरन को जब कॉपर के सल्फेट में डालते हैं तो आयरन अपना सल्फेट बना लेता है और कॉपर को अलग से निकाल देता है। तो जो ये आयरन की थी बार जिसको मैंने कॉपर सल्फेट इसमें डाला, कॉपर सल्फेट ये वाला जो है सोल्यूशन जो है ये सारा क्या है? ब्लू है ना। तो ब्लू सोल्यूशन कॉपर सल्फेट का है, इसके अंदर हमने आयरन की बार को डाला था। तो कॉपर देखो इसके ऊपर आकर जम गया, ये ब्राउन जो है ये हमारे पास कॉपर है, तो कॉपर जो है इसके ऊपर आकर जम गया। ठीक है, क्लियर है? इसमें जिंक लिखा है, आप आयरन की भी डाल सकते हैं। तो जिस एलिमेंट को हम लोग इसमें डालेंगे वो एलिमेंट उसमें से कॉपर को अलग कर देगा। ठीक है, कॉपर को हटा देगा। तो पहले जो कॉपर वो ब्लू था, अब हमारे पास ब्राउन कलर का कॉपर इसके ऊपर डिपॉजिट हो गया। पहले इसका रंग कौन सा था? कॉपर सल्फेट का ब्लू। अब आयरन जब हमने इसमें डाल दिया तो आयरन सल्फेट बन गया। आयरन सल्फेट का जो कलर है वो कौन सा है? ग्रीन। कौन सा है? ग्रीन। तो ये पेपर में रिएक्शन आ जाती है, इसमें रंग विजिबल है हम लोगों को। ठीक है, तो जिसमें हम लोगों को रंग विजिबल हो, कलर चेंज विजिबल हो, वो केमिकल रिएक्शन वो आप लोगों से आराम से पूछ लेते हैं, क्योंकि बंदे ने चलो डेप्थ में पढ़ा ना होगा पर बुक्स में दिखा तो होगा ना उसको। जब वो पढ़ा होगा, जब बंदा पढ़ रहा होगा तो उसने चीजें देखी तो होंगी ना, तो क्वेश्चन पेपर इस तरीके से वो डिजाइन कर लेते हैं। ठीक है जी, क्लियर है? नेक्स्ट हम लोग बात करें रिएक्शन बिटवीन आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम की। अब ये रिएक्शन जो है ये इस चैप्टर की रिएक्शन भी है, ये थर्ड चैप्टर की रिएक्शन मेटलर्जी की भी है। इसमें उसने लिखा हुआ है आयरन 3 ऑक्साइड। आपको पता है आयरन 3 ऑक्साइड आयरन की ओर होती है। आयरन की ओर का नाम क्या है? हेमाटाइट। क्या नाम है? हेमाटाइट। तो हम हेमाटाइट में अगर एल्यूमिनियम को एज अ रिड्यूसिंग एजेंट डालते हैं तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाता है और जो आयरन है वो हमारे पास अलग निकल जाता है। इतना ज्यादा हीट पैदा होती है, इतनी ज्यादा गर्मी उस रिएक्शन में पैदा होती है कि जो आयरन हमारे पास वो निकलता है ना, वो आयरन पिघल के निकलता है, लिक्विड स्टेट में निकलता है।
वो आयरन किस में निकलता है, लिक्विड स्टेट में निकलता है। इस रिएक्शन में इतनी ज्यादा हीट पैदा हुई है कि इस रिएक्शन को एक स्पेशल नेम दिया हुआ है थर्माइट रिएक्शन का। कौन सा दिया हुआ है, थर्माइट रिएक्शन। ठीक है, तो आयरन की ओर का नाम क्या है, Fe2O3, हेमाटाइट। क्या नाम है, हेमा, HAEMA। ठीक है, हेमाटाइट। आप उसमें क्या डालें, एल्यूमिनियम। इसको स्टार्ट करने के लिए ना मैग्नीशियम को पीस कर थोड़ी सी आग लगा देते होते हैं, मैग्नीशियम रिबन को पीस कर जो उसका पाउडर फॉर्म बन जाती है तो उसमें आग लगा देते हैं, सिर्फ स्टार्ट करने के लिए, पार्टिसिपेट नहीं करता ये रिएक्शन में। स्टार्ट करने के लिए मैग्नीशियम रिबन को उसमें लगा देते हैं। ठीक है जी, तो प्रोडक्ट जो हमारे पास बन के आता है वो बन के आता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड का, और आयरन जो होता है वो लिक्विड स्टेट में मेल्ट होकर निकल जाता है। उसी आयरन को हम लोग जो हमारा रेलवे ट्रैक्स के अंदर जो क्रैक्स पड़ जाते हैं, ठीक है, दरारें पड़ जाती हैं, तो उसको फिल करने के लिए, सेट करने के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। ठीक है, तो अभी बताया हुआ है इसमें इतनी सारी रिएक्शंस, जो इतनी सारी हीट पैदा होकर आती है कि जो लोहा निकल के आता है हमारे पास वो लिक्विड स्टेट में आता है। अल्मीनियम रिएक्टिविटी सीरीज में आयरन से ऊपर था। अल्मीनियम ये पड़ा, रिएक्टिविटी सीरीज में आयरन ये पड़ा, तो अल्मीनियम रिएक्टिविटी सीरीज में आयरन से ऊपर था, तो अल्मीनियम ज्यादा तकड़ा था, तो उसने आयरन को आयरन के घर से निकाल दिया, ठीक है जी, अल्मीनियम ने आयरन को उसके ऑक्साइड से निकाल दिया। ठीक है, ये रिएक्शन अभी मैंने आपको बताई थी कि आयरन नेल को हम लोग अगर कॉपर सल्फेट में डालेंगे तो हमारे पास आयरन सल्फेट बन जाएगा, साथ में कॉपर बन जाएगा। कॉपर जो है वो ब्राउन कलर का है, आयरन सल्फेट जो है वो लाइट ग्रीन कलर का है। कॉपर सल्फेट जो था वो ब्लू था। ठीक है, अब उसका कलर चेंज हो गया। ठीक है, क्लियर है, बात समझ लग गई बेटा। अब हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की डेफिनेशन भी पेपर में बहुत पूछ लेते हैं वो लोग। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है जनरली भी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होने के कारण काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, तो टॉपिक देखो, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक्स प्लेस बिटवीन टू एक्वस सॉल्यूशंस। दो एक्वस सॉल्यूशंस के बीच में एक्सचेंज ऑफ आयंस होते हैं। ठीक है, तो whenever exchange of ions takes place between two aqueous solutions, ठीक है, तो that type of reaction is considered as double displacement reaction। ठीक है, often, अक्सर जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, इसमें ऑफन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन गिव्स प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है ज्यादातर इनके अंदर प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। ठीक है, अब वो प्रेसिपिटेट भी बेटा जी आप लोगों को दो ही याद करने, मैंने चैप्टर के शुरुआत में बता दिया था, एक जिसका रंग व्हाइट होता है, एक जिसका रंग येलो होता है। ठीक है, जो येलो वाला है वो हमारे पास लेड ऑक्साइड होता है, और जो व्हाइट वाला है हमने बेरियम सल्फेट याद करना है। ठीक है जी, क्लियर है। तो जो हमने पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रेसिपिटेट्स याद करने हैं, तो लेड आयोडाइड कौन सा होता है बेटा जी, येलो कलर का, और जो बेरियम सल्फेट है ये कौन सा होता है, व्हाइट कलर का। आप लोगों को ये दोनों जो है वो अच्छे से याद होने चाहिए, मैंने एस का मतलब सॉलिड लिखा है यहाँ। ठीक है, क्लियर है। तो हम लोग लेड नाइट्रेट में पोटाशियम आयोडाइड डाल देते हैं, Ki डाल देते हैं, तो क्या होता है, लेड आयोडाइड बन जाता है, साथ में हमारे पास क्या बन जाता है, पोटाशियम नाइट्रेट बन जाता है। क्लियर है, ये एक्वस ही रहेगा, ये भी एक्वस ही रहेगा। ठीक है जी, बट ये वाला हमारे पास प्रेसिपिटेट हमारा येलो कलर का बन जाता है। ठीक है, उसी तरह आप लोग बेरियम क्लोराइड में सोडियम सल्फेट डाल दो, तो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा बेरियम सल्फेट, साथ में सोडियम क्लोराइड बन जाएगा, ये एक्वस रहेगा, ये दोनों भी एक्वस रहेंगे। ठीक है, जो हमारा प्रेसिपिटेट है सिर्फ वही क्या होगा, सॉलिड होगा। क्लियर है, ये दो रिएक्शन दिए इस टॉपिक में से, रट लेना बेटा, सच में कह रहा हूं,
पेपर आपके सामने आएगा, आप कहोगे हाँ जी सर कह रहे थे रट लो, पर रटी नहीं। तभी कह रहा हूँ कि इसको अच्छे से कर लेना, बाद में पछताने से कुछ नहीं होता। तैयारी जब होती है साथ में ही होती है। जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ वीडियो पॉज कर कर अच्छे से वही नोट्स बना लिया करो। इस चैप्टर को आप, मैं कह रहा हूँ जितना मैंने पढ़ाया उतना याद कर लें, पेपर में इसमें से आता है, इसके बाहर से नहीं आता पेपर। ठीक है, क्लियर है। तो इसमें हम लोगों ने रिएक्शन दे रखी है एग्जाम्पल में, सोडियम क्लोराइड को सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्ट कर रहे हैं। ये भी एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, ठीक है। सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्ट कर रहे हैं तो सोडियम नाइट्रेट बन जाता है, और साथ में हमारे पास एक वाइट कलर का प्रेसिपिटेट बन के आता है। जो वाइट कलर का प्रेसिपिटेट बन के आता है वो AgCl होता है, सिल्वर क्लोराइड। क्या होता है? सिल्वर क्लोराइड, वाइट कलर का पीपीटी आता है। और दूसरी में बेरियम क्लोराइड में, ठीक है, बेरियम क्लोराइड को वो यूज कर रहे हैं किसमें? सोडियम सल्फेट से। तो जो सोडियम सल्फेट होता है Na2SO4, ये बेरियम क्लोराइड से रिएक्ट कर कर BaCl2 से रिएक्ट कर कर सोडियम का क्लोराइड बनाएगा। क्या बनाएगा? सोडियम का क्लोराइड, और साथ में जो व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट है BaSO4 बनेगा। क्या बनेगा? BaSO4। रट लो बेटा जी, रट लो रट लो रट लो, ठीक है। BaSO4 काफी इंपॉर्टेंट है, ये उन्होंने बना के दिखाया हुआ है। बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट, इन दोनों को एक दूसरे के अंदर पोर किया तो व्हाइट कलर का ये हमारे पास बेरियम सल्फेट बन के आ गया, BaSO4 व्हाइट कलर का बन के आ गया। क्लियर है? बात समझ लगी बेटे? ठीक है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस इतनी ही थी। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं रेडॉक्स रिएक्शंस की। तो रेडॉक्स रिएक्शंस क्या होती हैं? ऐसी रिएक्शंस, दोज रिएक्शंस in which oxidation and reduction takes place simultaneously। ऐसी रिएक्शंस, ठीक है, जिसमें साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस होती हैं, दोनों एक ही समय पर हो रही होती हैं, ऑक्सीडेशन भी रिडक्शन भी, तो हम लोग उसको कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। क्या कहते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, इसमें जैसे इसमें फोटो दी हुई है तो उसमें कहा ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर टू फॉर्म कॉपर ऑक्साइड। आप कॉपर को आग लगाएंगे, कॉपर ऑक्साइड बनेगा। ठीक है, कॉपर जो होता है वो कौन से कलर का होता है? ब्राउन कलर का। इसको आग लगाएंगे, कॉपर ऑक्साइड बनेगा, ये कौन से कलर का होता है? ब्लैक कलर का। क्या होता है? ब्लैक कलर का। ठीक है, क्लियर है। तो इसको ध्यान से देखें, कॉपर को बर्न करेंगे, कॉपर ऑक्साइड बनता है। कॉपर ऑक्साइड में आप हाइड्रोजन गैस पास कराएंगे, कॉपर अलग से और वाटर बन जाता है। तो दोबारा फिर आपके पास ये ब्राउन कलर का कॉपर मिल जाता है। क्लियर है? तो पहले वाला जो हमारे पास ये कॉपर है, इसमें ऑक्सीजन जुड़ रही है, कॉपर ऑक्साइड बन रहा है, तो कॉपर की क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन। क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन। जो इसके साथ वाला है इसकी क्या हो रही है? रिडक्शन। क्या हो रही है? रिडक्शन। और यहाँ कॉपर ऑक्साइड था, यहाँ से उसकी ऑक्सीजन हट गई, अकेला कॉपर बन गया, तो जिसकी ऑक्सीजन हट गई उसकी क्या होगी? रिडक्शन। क्या होगी? रिडक्शन। तो कॉपर ऑक्साइड की क्या हो रही है? रिडक्शन हो रही है। हालांकि हाइड्रोजन अकेला पड़ा था, इसके साथ ऑक्सीजन आकर जुड़ गई, तो हाइड्रोजन की जो है हमारे पास क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन। क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन। तो जो रिडॉक्स रिएक्शंस होती हैं इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो होती हैं वो इकट्ठे ही होती हैं, उस इकट्ठे को हम लोग कहते हैं साइमल्टेनियसली। क्या कहते हैं? साइमल्टेनियसली। क्लियर है? बात समझ लगी? ये उन्होंने फोटो में दिखाया वो हम लोगों को। कॉपर ऑक्साइड जो है, ये आप ध्यान से देखेंगे कॉपर ऑक्साइड को, तो कॉपर ऑक्साइड जो है हमारे पास ये वाला ब्लैक कलर का पड़ा हुआ है यहाँ। ठीक है जी, कॉपर ऑक्साइड कौन से कलर का पड़ा है? ब्लैक। इसमें हाइड्रोजन गैस पास करा रहे हैं वो। ठीक है, इसमें स्ट्रीम ऑफ हाइड्रोजन गैस जो है वो पास करवा रहे हैं। तो कुछ समय बाद ये ब्राउन से क्या हो गया? ब्लैक से ब्राउन हो गया, ब्लैक से ब्राउन हो गया। तो इसका जो रंग चेंज हुआ है, ब्लैक से ब्राउन हुआ है, वो हाइड्रोजन गैस की एडिशन से हुआ है। वो हाइड्रोजन गैस की क्या है? एडिशन से हुआ है। रंग चेंज हो गया, हाइड्रोजन गैस जुड़ गई। ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन है। मैंने केमिकल रिएक्शन हो गई।
पर उस रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों यूज की जाए हम लोग उसको रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो ये हमारे पास एक रेडॉक्स रिएक्शन है। ठीक है, इसमें काले रंग वाला कॉपर ऑक्साइड था, हाइड्रोजन उसके अंदर डाली, कॉपर अलग रह गया, वाटर अलग से बन गया। ठीक है, क्लियर है। अब जो हमारे पास रेडॉक्स रिएक्शंस होती हैं बेटा जी, क्या होती हैं? रेडॉक्स रिएक्शंस होती हैं। इसमें हम लोग इसकी बात ही करें, कॉपर ऑक्साइड में हाइड्रोजन डाला हम लोगों ने, कॉपर अलग बन गया, वाटर अलग बन गया। क्लियर है। तो कॉपर ऑक्साइड से क्या बन गया? कॉपर। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रही है, तो जिसकी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होती है, जिसमें से रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होती है, हम लोग उसको क्या कहते हैं? रिडक्शन। क्या कहते हैं? रिडक्शन। क्लियर है, बात समझ लगी? तो कॉपर ऑक्साइड की क्या हो रही है? रिडक्शन हो रही है। जो रिडक्शन होती है ना, वो एरो से लेफ्ट वाले बंदे की, लेफ्ट वाले ही की होती है। रिडक्शन हो, ऑक्सीडेशन हो, इन एरो से पीछे वाले हमारे रिएक्टेंट्स की ही होती है। प्रोडक्ट की कभी ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं होती। आप पेपर में ये गलती ना करके आए, बहुत बच्चे गलती करके आते हैं कि वो लिख देंगे रिडक्शन ऑक्सीडेशन इसकी होती है। ना भाई, एरो से पीछे जो हमारे रिएक्टेंट्स होते हैं, इन्हीं की ऑक्सीडेशन, इन्हीं की रिडक्शन होती है। जिसमें से ऑक्सीजन हट गई, अकेला रह गया, ऑक्सीजन हट गई, तो जिसकी ऑक्सीजन हट गई उसकी क्या हो गई? रिडक्शन। क्या हो गई? रिडक्शन। जिसकी रिडक्शन होती है हम लोग उसको कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या कहते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जिसकी रिडक्शन हो जाती है हम लोग उसको क्या कहते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर है। हाइड्रोजन जो है इसके साथ ऑक्सीजन आकर जुड़ गई, तो हाइड्रोजन की क्या होगी यहाँ बेटा जी? तो हाइड्रोजन की होगी हमारे पास यहाँ ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन जो है वो किसकी हुई है? वो हुई है हाइड्रोजन की। किसकी हुई है? हाइड्रोजन की। पहले अकेला पड़ा था, अब ऑक्सीजन आके जुड़ गई, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गई। तो जिसकी ऑक्सीडेशन होती है वो खुद कौन होता है? रिड्यूसिंग एजेंट। कौन होता है? रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो पेपर में आपके पास यही रिएक्शन आ जाएगी। आप लोगों ने जो इसका आंसर लिखना होगा, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गिव्स कॉपर प्लस वाटर, तो ऐसे लिखना है, ऑक्सीडेशन हाइड्रोजन की हो रही है, रिडक्शन जो है हमारे पास वो कॉपर ऑक्साइड की हो रही है। ऑक्सीडेशन जिसकी होती है वो होता है रिड्यूसिंग एजेंट। तो जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो हमारा हाइड्रोजन है। जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये हमारा कॉपर ऑक्साइड है। क्या है? कॉपर ऑक्साइड है। क्लियर है, क्योंकि उसकी रिडक्शन हो रही है। तो ये 2 नंबर का पेपर में क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स का, और आप लोग फुल नंबर ले सकते हैं अगर आप इसकी रिप्रेजेंटेशन ऐसी करके आए। अगर आप इसकी रिप्रेजेंटेशन ऐसी करके आए तो फुल नंबर ले सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे से तैयारी करना बेटा इस चैप्टर की। मैंने देखो जितना कराया कॉन्फिडेंशियली, किस लिए कराया? क्योंकि ये पेपर में हर बार आता है। कितने बार मेरी आंखों के सामने से ऐसे क्वेश्चंस निकल चुके हैं। ठीक है, तो इन चीजों को अच्छे से आप लोग याद कर लें। अब जो हमारे पास ऑक्सीडेशन रिडक्शन होती है ना, इसके नुकसान भी होते हैं। ठीक है, जैसे हमारा आयरन है, क्या है बेटा? आयरन। आयरन की जब हवा में ऑक्सीडेशन भी हो जाए, रिडक्शन भी हो जाए, यानी कि उसमें हम लोग ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ऐड कर दें, तो आयरन जो होता है वो खराब हो जाता है। आयरन की लग जाती है रस्टिंग। क्या हो जाती है? रस्टिंग। ठीक है, तो जब हम लोग बात करें कि टॉप मोस्ट लेयर ऑफ मेटल, टॉप मोस्ट लेयर ऑफ मेटल, ठीक है, टॉप मोस्ट लेयर ऑफ मेटल इज करोडेड। खराब हो जाना। क्या हो जाना? खराब हो जाना। तो टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द मेटल इज करोडेड, ठीक है, बाय द एक्शन ऑफ मॉइस्चर, बाय द एक्शन ऑफ मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन। तो हवा में जो मॉइस्चर और ऑक्सीजन होता है उसके कारण हमारे जो मेटल होता है उसकी टॉप लेयर जो होती है वो खराब हो जाती है। आप लोग देख ही सकते हैं, ये यहाँ से टूट ही चुकी है ना। तो जो टॉप मोस्ट लेयर होती है मेटल की वो सारी की सारी खराब हो जाती है। आयरन के केस में स्पेशल हम लोग इसको क्या कहते हैं? रस्टिंग कहते हैं। ओवरऑल हम लोग इसका नाम देते हैं करोजन। क्या नेम देते हैं? करोजन। करोजन ओवरऑल नेम है, रस्टिंग आयरन के केस में स्पेशल नेम है। ठीक है, क्लियर है?
रस्टिंग आयरन के केस में स्पेशल नेम है। फॉर्मूला ऑफ रस्ट आप लोगों से वो पूछ ले, फॉर्मूला ऑफ रस्ट, तो वो होता है Fe2O3.XH2O। आयरन ऑक्साइड के साथ पानी जुड़ता है, पर एक्स कहने का मतलब है 1 मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल, 3, 300, 400, 500, 3 लाख, 10 लाख, जितने मर्जी, मैंने अनकाउंटेबल, हम लोग काउंट नहीं करते, इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इसके साथ जुड़ते हैं। इस फॉर्मूले को हम लोग क्या कहते हैं, रस्ट का फॉर्मूला कहते हैं। ठीक है, क्लियर है। ये रस्ट ना लगे तो हम लोग इसके कुछ उपाय भी कर सकते हैं। हम लोग इसके क्या कौन कौन से उपाय करते हैं, उन उपायों को देखते हैं हम लोग। ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग। ठीक है, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है बेटा जी, जिंक से हम लोग आयरन की कोटिंग करते हैं। क्या करते हैं, कोटिंग। ठीक है, तो कोटिंग ऑफ जिंक ऑन आयरन, जिंक की कोटिंग करते हैं किसके ऊपर, आयरन के ऊपर। ये आयरन की शीट है, इसके ऊपर जिंक चढ़ा देते हैं, इसके ऊपर जिंक चढ़ा देते हैं ताकि इसका हवा से कनेक्शन खत्म हो जाए। तो जिंक जो होता है उसको इतनी जल्दी जंगाल नहीं लगती, उसको इतनी जल्दी रस्ट नहीं लगती है, तो जिंक उसको बचाता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं बेटा गैल्वेनाइजेशन। क्या कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन। तो गैल्वेनाइजेशन इज अ प्रोसेस इन विच जिंक is coated over iron to prevent it from rusting। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद जो हम नॉर्मल डेली लाइफ में देखते हैं, अप्लाई ऑयल, अप्लाई ग्रीस, अप्लाई पेंट, ठीक है, हम लोग इन चीजों से उसको बचा सकते हैं। क्लियर है, बात समझ लग गई। उसके बाद बेटा हमारा टॉपिक आता है रेंसिडिटी। क्या आता है, रेंसिडिटी। तो एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फूड containing फैट्स एंड ऑयल्स। क्लियर है, एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फूड कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल्स। ठीक है, कॉज प्रोड्यूसिंग फाउल स्मेल। तो उसमें से बड़ी गंदी स्मेल आनी शुरू हो जाती है, उसकी एरियल ऑक्सीडेशन हो जाती है जब खाने की। क्लियर है, तो उसको हम लोग कहते हैं रेंसिडिटी। क्या कहते हैं, रेंसिडिटी। आप लोग बेटा जी कोई भी ले लो, चपाती ले लो, आप उसको खुले में आज बनाकर छोड़ दो, 3-4 दिनों बाद देखना उसमें से जब वो बासी हो जाएगी, रेंसिड हो जाएगी, गंदी स्मेल आएगी, टेस्ट करके देखोगे खट्टा टेस्ट आएगा। बटर है, हम लोग बटर मक्खन की बात कर रहा हूँ, कि उसको खुले में छोड़ दो, 3-4 दिनों बाद, 5 दिनों बाद उसको टेस्ट करके देखना खट्टा हो जाएगा, यानी खराब हो चुका है। स्मेल देखोगे, इवन तो हमारी जो वेजिटेबल्स हैं कई बार वो भी खराब हो जाती हैं, तो सूंघ के ही हम लोग बताते हैं कि उसमें से गंदी सी स्मेल आ रही है, हम लोग उसको क्या कहते हैं, रेंसिडिटी कहते हैं। तो रेंसिडिटी क्या है, एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फूड कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल, जिसके कारण उनमें से फाउल स्मेल आनी शुरू हो जाती है, गंदी स्मेल आनी शुरू हो जाती है। ठीक है, रेंसिडिटी को बचाया कैसे जा सकता है, तो रेंसिडिटी को बचाने के लिए बेटा हम लोग जो है एंटीऑक्सीडेंट्स यूज कर सकते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स जो होते हैं हमारे पास वो BHT, BHA दो होते हैं, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सिल, T फॉर टोल्यून, T फॉर टोल्यून, तो ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सिल टोल्यून और ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सिल एनिसोल। पहले तो ये दो एंटीऑक्सीडेंट्स हम लोग यूज कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग ऑक्सीजन की उसकी सप्लाई कट ऑफ करने के लिए कोई अदर गैस यूज कर सकते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन हम लोग जो है वो पैकेट्स में यूज करते हैं, और ये पेपर में क्वेश्चन बन के आता है कि वाई पैकेट्स कंटेनिंग चिप्स आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन गैस, बिकॉज नाइट्रोजन गैस कट्स द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर ऑफ द फूड फ्रॉम एयर, उसकी सप्लाई कट कर देती है, दैट्स वाई। ठीक है, क्लियर है। पोटैटो चिप्स जो होते हैं हम लोग कुछ समय के लिए कहते बाहर रखे तो उसमें से गंदी सी स्मेल आती है, क्यों, क्योंकि वो रेंसिड हो चुके होते हैं। ठीक है, रेंसिडिटी को बचाने के लिए हम लोग रेफ्रिजरेटर यानी कि टेम्परेचर कम कर कर एयर टाइट कंटेनर्स में हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये नॉर्मल से तरीके हैं, इससे हमारा चैप्टर एंड होता है।
ठीक है। एक दो बैलेंसिंग है बेटा, तो आप अगर मेरे साथ वो बैलेंसिंग भी कर लेना तो शक खत्म हो जाता है कि हाँ चैप्टर में मेरे को नहीं लगता कोई ऐसी चीज़ रह गई होगी कि जिसमें से कोई हमें दिमाग में हो जाए कि चैप्टर में से कोई क्वेश्चन आ जाएगा। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शंस है। होपफुली बेटा जी आप लोगों को इसको अच्छे से आती होंगी। इसकी प्रैक्टिस आप लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस भी टीचर ने आपको अच्छे से सिखाया होगा तो बहुत ध्यान से आप लोगों ने इनको करना है। ठीक है। तो बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शंस में हम लोग बात करें कि सोडियम और ऑक्सीजन को रिएक्ट करके सोडियम ऑक्साइड बनता है। यहाँ ऑक्सीजन दो है, यहाँ एक पड़ी है। हम लोग पैर में नहीं लगा सकते तो इसलिए हम लोग क्या लगाते हैं आगे। तो यहाँ हमारे पास ऑक्सीजन कितनी होगी, दो दो। पर सोडियम टू टू जर फोर, और इधर सोडियम एक भी नहीं था तो हमने आगे लगा दिया फोर। मेरी ये रिएक्शन बैलेंस्ड है। क्लियर है। H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हम लोग इसमें पानी इसको तोड़ रहे हैं, इसको तोड़ते हैं तो वाटर और ऑक्सीजन बन जाता है। आप इसमें काउंट करें, ऑक्सीजन में दो है, इसमें दो और एक तीन है। ठीक है। तो मैं इसमें आगे टू लगा देता हूँ। अब ऑक्सीजन इसमें होगी चार, इसको बैलेंस करने के लिए इसके आगे भी टू लगा दिया। अब इसमें भी ऑक्सीजन चार हो गई हैं और इसमें भी दो और दो चार हो गई हैं। हाइड्रोजन इसके अंदर कितनी है, चार, और इसके अंदर भी हाइड्रोजन कितनी है, चार। क्लियर है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की बात करें, इसमें HCl डालेंगे, मैग्नीशियम क्लोराइड बन जाता है, वाटर बन जाता है। मैग्नीशियम एक है, यहाँ एक है, क्लोरीन यहाँ एक है पर यहाँ दो है, तो हम लोग इसको टू लगाते हैं। अब हाइड्रोजन यहाँ कितनी होगी, दो और दो चार, यहाँ हाइड्रोजन कितनी है, सिर्फ दो, तो इसके आगे भी टू लगा दिया। तो हाइड्रोजन यहाँ भी कितनी हो गई बेटा जी, चार। ऑक्सीजन कितनी हो गई, दो, यहाँ ऑक्सीजन भी कितनी है, दो। ये रिएक्शन भी हमारी बैलेंस्ड हो गई। Fe2O3, इसके आगे टू लगाओ। आयरन हो गए बेटा चार, आयरन के आगे लगाया चार, ऑक्सीजन दो है, यहाँ तीन दूनी छः है, तो इसके आगे लगाया तीन। क्लियर है, बात समझ लग गई बेटा। फिर आ गया एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, इसमें इसको तोड़ा तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड और वाटर बन गया। यहाँ एल्यूमिनियम दो है, यहाँ एक है, यहाँ हाइड्रोजन तीन है, यहाँ हाइड्रोजन दो है, ऑक्सीजन यहाँ तीन है, यहाँ भी तीन है। मैं इसके आगे पहले दो लगाता हूँ। अब इसमें एल्यूमिनियम कितने हो गए, दो, यहाँ मेरे पास दो एल्यूमिनियम हो गए। ऑक्सीजन यहाँ तीन दूनी छः हो गई हैं, यहाँ ऑक्सीजन हमारे पास तीन है, अगर मैं यहाँ तीन लगाता हूँ छः हो गई हैं। हाइड्रोजन जो है वो कितनी है, यहाँ छः, और यहाँ भी कितनी हो गई, छः। ठीक है। ये आप लोग सेल्फ ट्राई करें, खुद से ट्राई करें, आप बना के देखें, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी बच्चे। क्लियर है। मैंने एग्जाम्पल तीन चार की है, आप लोग जो रिएक्शंस मैंने आपको पढ़ाई है ना, वो सारी रिएक्शंस जो है बैलेंस्ड ही लिखें पेपर में। आप बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस लिख के आएंगे तो एग्जामिनर आप लोगों के नंबर नहीं काटेगा। मौका ही ना दो बेटा जी अगले को नंबर काटने का। चैप्टर की तैयारी इतनी अच्छे तरीके से करो कि उसको मौका ही ना मिले। ठीक है। थैंक यू सो मच। अच्छे से समय लग गई होगी होप लोगों को। ठीक है। तो अगर अच्छे समय लगी तो बेटा जी चैनल को सब्सक्राइब और आगे शेयर भी जरूर करें। थैंक यू सो मच बेटे।